नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने जॉब्स वाला के चैनल पर स्वागत है। पिछली क्लास में हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में चर्चा करी थी, लेकिन हमारी क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। आज उस बचे हुए न्यूट्रास्यूटिकल्स के पोर्शन को इस क्लास में हम खत्म करेंगे। आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल में आए हैं, जुड़ रहे हैं, वो सभी लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट सूचना है यहाँ पर कि इस चैनल पर एफएसओ के सभी वीडियोज अपलोड नहीं हो रहे हैं। आप में से जो लोग भी एफएसओ के सभी वीडियोज देखना चाहते हैं और साथ ही साथ हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में नोट्स परचेस करना चाहते हैं, तो वह मुझसे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको सभी नोट्स और सभी वीडियोज प्राप्त हो सकें। यहाँ अभी इस चैनल पर सिर्फ कुछ ही वीडियोज अपलोड किए जा रहे हैं। चालू करते हैं हमारी क्लास को बिना किसी देरी के। पिछली क्लास में जैसा मैंने कहा, न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में हमने पढ़ा हुआ था, तो हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में शुरुआत कर ली थी, काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। ये सब बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी हुई थी, है ना। हमको अभी आज की इस क्लास से क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स को देखना है, पढ़ना है, ठीक है। हेल्थ बेनिफिट्स हमने पढ़े हुए थे। क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स हमको एग्जैक्टली यहाँ से देखना है, बट हम इसको यहाँ से चालू करेंगे और इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। चालू करते हैं आज की अपनी क्लास को। क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल्स, जैसा हमने पीछे कल न्यूट्रास्यूटिकल्स को जब समझा था, तो हमने देखा था कि न्यूट्रास्यूटिकल्स आर बायो एक्टिव कंपोनेंट, है ना। ये क्या होते हैं? बायो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, जो कि आपके लिए स्वास्थ्य और साथ ही साथ पोषण उपलब्ध करवा रहे होते हैं। मतलब भाई, हमने जब इस चीज को देखा कि भाई न्यूट्रास्यूटिकल क्या है, दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द उसमें आ जाता है, क्या है वो? न्यूट्रिशन। दूसरा शब्द क्या आ जाता है उसी में? फार्मास्यूटिकल, है ना। ये जो न्यूट्रिशन शब्द है वो किसको इंडिकेट करता है? पोषण को इंडिकेट कर रहा होता है। और जो फार्मास्यूटिकल शब्द है वो किसको इंडिकेट कर रहा होता है? किसी न किसी मेडिसिन को या ड्रग को या दवाई को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो पोषण और दवाई का मिश्रण आ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स। बोले साहब, मैं पोषण तो लूंगा ही, ताकि मेरा शरीर क्या रहे? वृद्धि कर सके, हष्ट पुष्ट रह सके, है ना। सभी प्रोसेसेस आसानी से चल सके। तो जो मैं पोषण ले रहा हूँ, न्यूट्रिशन ले रहा हूँ, वो क्यों ना इस प्रकार का लिया जाए कि वह मेरे लिए क्या करे? दवाई का भी काम करे, और उसके तहत मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी होने ही ना पाए। इसीलिए तो हमने कल एक शब्द चर्चा किया था कि भाई, उपचार दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? निषेधात्मक उपचार, और दूसरा क्या होता है? उपचारात्मक उपचार। निषेधात्मक उपचार का मतलब होता है कि आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं। प्रिकॉशंस लीजिएगा तो बीमारी नहीं होगी। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो पहली पहली चीज क्या होगी? प्रिकॉशन। दूसरा जिसको हमने कहा उपचारात्मक उपचार, उसका मतलब होता है क्योर करना। अब बीमारी हो गई है, अब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, तो भाई दोनों में तो अंतर हो लिया ना, ठीक है। तो इस चीज को क्या है, ध्यान में रखना है। अब इसके इंपॉर्टेंस को लेकर के कि भाई, ये इसका इंपॉर्टेंस का क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्यों क्लासिफिकेशन करें? पहला करना है मेडिकल स्पेशलिस्ट के नजरिए से, और दूसरा करना है फूड साइंटिस्ट के नजरिए से। क्लासिफिकेशन मेडिकल स्पेशलिस्ट के लिए क्यों हेल्पफुल हो सकता है? क्यों? भाई, एक मान लो कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, तो कार्डियोलॉजिस्ट यदि किसी व्यक्ति को क्या करना चाह रहा है? न्यूट्रास्यूटिकल्स रिकमेंड करना चाह रहा है फॉर हिज और हर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, है ना। उसके हृदय की स्वस्थता को बनाए रखने के लिए रिकमेंड करना चाह रहा है, तो उसको पहले से पता होगा कि ये पर्टिकुलर क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल हार्ट के लिए काम करता है, तो क्लासिफिकेशन उसको हेल्प कर देगा ना। जैसे उदाहरण के लिए, यहाँ पे ओमेगा फैटी एसिड्स हो गए, फाइटोस्टेरॉल्स हो गए, क्वेरसेटिन हो गया, ग्रेप हो गया, फ्लेवोनॉइड्स हो गए, है ना। ये सभी चीजें क्या कर रही होती, कहीं ना कहीं मदद कर रही होती हैं इस चीज को जानने में, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट को आइडेंटिफाई करने में। दूसरा इसी में आता है ओंकोलॉजिस्ट। भाई, ओंकोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? वो कैंसर विशेषज्ञ, है ना। ओंकोलॉजिस्ट मतलब क्या है? कैंसर विशेषज्ञ। तो ओंकोलॉजिस्ट फोकस ऑन एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। कि भाई वो ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल ढूंढने का प्रयास करेगा जिसमें कुछ कोई एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी हो। बोले एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी होने का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो कैंसर को रोकने में लाभदायक हो। तो वो जब न्यूट्रास्यूटिकल क्या करेगा? रिकमेंड करेगा, तो पहले से उसको पता होगा कि ये पर्टिकुलर न्यूट्रास्यूटिकल क्या है? एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी रखता है। उसको क्यों पता होगा ये बात? क्योंकि क्लासिफिकेशन में ये बात क्या है? शामिल की गई थी। यहां तक की बात क्लियर है? तो ये तो हो गया मेडिकल स्पेशलिस्ट के नजरिए से। भाई, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, ऑन्कोलॉजिस्ट हो गया, और ऐसे ढेर सारे लोग हैं, है ना। ऐसे डॉक्टर की ढेर सारी स्पेशलिस्ट की पूरी क्या पूरी की पूरी जो वो होती है, ब्रांच होती है, वो सबको क्या है? मददगार होगा। मतलब ये सिर्फ दो को नहीं, सिर्फ कार्डियो और ऑन्को को नहीं। भाई, मान लो गट वाला है कोई सा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम वाला, तो भाई उसको पता होगा कि भाई कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल पाचन के लिए सही होगा, डाइजेशन के लिए सही होगा, आदि आदि, है ना। ऐसे ही फूड साइंटिस्ट को
क्या हेल्प मिलेगी? तो कंसीडर स्टेबिलिटी टेस्ट एंड कॉस्ट एफिकेसी या एफिशिएंसी व्हाइल डेवलपिंग फंक्शनल फूड प्रोडक्ट्स। कि भाई जो फूड साइंटिस्ट होते हैं वही तो न्यूट्रास्यूटिकल्स बना रहे हैं, लेकिन फूड साइंटिस्ट को ये पहले से पता होगा कि हमको इसकी स्टेबिलिटी कितनी रखनी है, टेस्ट या ऑर्डर कैसा रखना है ना, ऑर्डर मतलब सुगंध, टेस्ट मतलब स्वाद, तो ऑर्डर टेस्ट कैसा रखना है, और कॉस्ट इफिकेसी कितनी रहेगी, मतलब अफोर्डेबल बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो अफोर्डेबल, ठीक है, व्हाइल डेवलपिंग फंक्शनल फूड प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल लाइमोनिन, जो कि एंटी कार्सिनोनिक एक्टिविटी रखता है, लेकिन नेचर उसका क्या होता है, बिटर होता है और लिपिड सॉल्युबल होता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमने उसको क्या बना दिया, लाइमोनिन ग्लूकोसाइड बनाया हमने, मतलब कि फूड साइंटिस्ट ने। लाइमोनिन ग्लूकोसाइड बन गया तो उससे कई प्रॉपर्टी चेंज आई। पहली प्रॉपर्टी क्या चेंज आई, एंटी कार्सिनोजेनिक तो रहा, अभी भी रहेगा वो, लेकिन जो मेन चीज आई चेंज में वो क्या है, वाटर सॉल्युबल हो गया। दूसरा टेस्ट हो गया, पहले क्या टेस्ट था, कड़वा टेस्ट था, बिटर टेस्ट था, नहीं खाया जाएगा। अभी क्या हो गया, टेस्टलेस हो गया, खाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कमर्शियली वायबल, मतलब कि बड़ी आसान कीमत पर या कम कीमत पर क्या है वो बड़ी आसानी से प्राप्त हो सकता है, तो इसलिए हमको क्या है क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस रखता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब आता है एग्जांपल्स ऑफ द कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रास्यूटिकल्स अवेलेबल इन द मार्केट, है ना, कि भाई बाजार में जो कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स उपलब्ध हैं उनके बारे में कुछ नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया, अभी आप बाजार में जाएंगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा। नोन फॉर देयर हार्ट हेल्थ बेनिफिट्स एंड कॉग्निटिव सपोर्ट, तो भाई एक कॉग्निशन सपोर्ट यदि आपको चाहिए है, यदि आपको अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, देन आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड रिकमेंड किया जाता है बाय द डॉक्टर, ठीक है, प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स हो गया, बोले प्रोबायोटिक क्या होता है साहब, तो ये बैक्टीरिया होते हैं, ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के लिए बेनिफिशियल होते हैं। बोले कैसे बेनिफिशियल होते हैं, तो ये आपके लिए स्वास्थ्य वर्धन उपलब्ध करवाते हैं, आपके पाचन की क्रिया को, है ना, आपके एब्जॉर्प्शन की क्रिया को बेहतर बना करके रखते हैं, है ना, गट के हेल्थ को क्या है सुधारते हैं। इसके अलावा जैसे क्या होगा, कुरकुमिन हो गया, कुरकुमिन कहाँ से मिलता है हमको, हल्दी से मिलता है, टर्मरिक से। इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। कि भाई जैसे उदाहरण के लिए तुमको घरों में क्या है, मान लो तुम घर में खेल रहे थे अपने, कहीं गिर गए, चोट लग गई थोड़ी सी, तो तुम्हारी मम्मी क्या करेंगी, एक कटोरी में हल्दी ला करके और उसको तेल के साथ मिला करके थोड़ा सा गुनगुना करके गर्म करके पैर में लगा देंगी। क्यों लगा रही पैर में उसको, क्योंकि उसमें क्या है, दरअसल एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, वो इन्फ्लामेशन को रोकता है। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन में दो से तीन बातें शामिल होती हैं। जैसा एक क्या होगा, जहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा होगा वहां पे दो तीन आइडेंटिफिकेशन चीजें आएंगी, एक क्या आएगा, रेडनेस आएगा, एक क्या आएगा, स्वेलिंग आएगा, एक क्या आएगा वहां पर, पेन आएगा, ठीक है। तो दो तीन चीजें क्या है इंपॉर्टेंट है, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गई, ये तो बिल्कुल होगा ही होगा। और ये रेडनेस और स्वेलिंग को ये कौन करता है, कम कर देता है, कुरकुमिन कम कर देता है। कहाँ से मिलता है, टर्मरिक से। ऐसा ही एक क्या होता है, विटामिन डी होता है, ये किसके लिए इसेंशियल है, बोन हेल्थ के लिए और काय के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए, बोन हेल्थ के लिए। यदि ये नहीं होगा तो क्या समस्या हो जाएगी भाई, आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो सकता है। तो विटामिन डी को रिकमेंड किया जाता है एज न्यूट्रास्यूटिकल। इसी में क्या आता है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आता है कि इट इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एसोसिएटेड विद द वेरियस हेल्थ बेनिफिट्स। तो ऐसे ढेर सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स मार्केट में उपलब्ध हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे चंद नाम ही क्या है आपको बताए हुए हैं, ठीक है, यहाँ तक की बात। अब आता है क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, कि भाई कहाँ से निकल कर के आ रहा है, उसका सोर्स क्या है। अब यदि सोर्स के आधार पे जाएंगे तो पहला सोर्स हो सकता है प्लांट बेस्ड, दूसरा हो सकता है एनिमल बेस्ड, और तीसरा हो सकता है माइक्रोबियल डिराइव्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स, मतलब वो जो पौधों से मिल रहे हैं, वो जो जानवरों से मिल रहे हैं, और वो जो माइक्रोब्स की वजह से क्या है, माइक्रोब से उसको डिराइव किया जा रहा है। डिराइव करना मतलब कि निकालना, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए प्लांट बेस्ड में फाइटो पॉलीफिनॉल्स हो गया, फ्लेवेनॉइड्स हो गए, है ना, कैरोटेनॉइड्स हो गए, डाइटरी फाइबर्स हो गए। ऐसे ही एनिमल बेस्ड में ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गए, अभी आपने पीछे पढ़ा कि हार्ट के हेल्थ के लिए आवश्यक है। प्रोबायोटिक्स हो गए, बैक्टीरिया जो होते हैं, है ना, कोलेजन हो गया, कोलेजन पेप्टाइड्स एग्जैक्टली, ठीक है, जो कि कोलेजन से ही मिल रहे होंगे और पेप्टाइड के फॉर्म में होंगे। अब माइक्रोबियल डिराइव्स कुछ होंगे, जैसे माइक्रोबियल डिराइव में क्या हो सकता है, प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक और फर्मेंटेड फूड। प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए समझ लो इस चीज का कि ये पहले से क्या है, बना बनाया बैक्टीरिया है, और ये क्या है, आपके उसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में जा करके, जीआई ट्रैक में जा करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रोवोक करेगा, बढ़ावा देगा। लेकिन ये तो पहले से बैक्टीरिया ही है, प्रोबायोटिक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक मेजर डिफरेंस है, बट इनके बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन था, अब इस क्लासिफिकेशन को हमको डिटेल में समझना है।
ठीक है। इसमें एक पॉइंट आ जाता है, सबसे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं बीच में कि इसेंशियल न्यूट्रास्यूटिकल्स फॉर कम्प्रिहेंसिव हेल्थ सपोर्ट, मतलब ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं ये कौन कौन से तरीके से हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वैसे हमने पीछे इसको पढ़ लिया था, बट फिर भी जैसे एक तरीका हो सकता है कि दे वर्क एज एन एंटीऑक्सीडेंट, मतलब कि कंपाउंड्स दैट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डैमेजेस, मतलब ये सेल को प्रोटेक्ट करेंगे। किस चीज से प्रोटेक्ट करना है, ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो एक ये हो गया कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, दूसरा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे हमने पीछे देखा कौन सा, करक्यूमिन। भाई करक्यूमिन क्या रखता है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। जब करक्यूमिन एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है तो सीधी सी बात है फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा एज ए न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, है ना। ऐसे ही क्या होते हैं कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स, कई सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे होते हैं जो आपके शरीर में फैटी एसिड की मात्रा को कम कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देते हैं, लिपिड की मात्रा को कम कर देते हैं ना। तो एजेंट्स दैट हेल्प रिड्यूस द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द बॉडी। ऐसे ही गट हेल्थ प्रोमोटर, जैसे मान लो हमने पीछे क्या पढ़ा, प्रोबायोटिक पढ़ लिया, ऐसे ही हमने क्या पढ़ा था, प्रीबायोटिक पढ़ लिया था। तो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक क्या कर रहे होते हैं, गट हेल्थ को प्रमोट करते हैं। गट का मतलब क्या होता है, जीआई ट्रैक, है ना। खास करके तीन चीजें कौन कौन सा, स्टमक और छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है। इसके अलावा बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ, जैसे आपने क्या पढ़ा पीछे, विटामिन डी पढ़ा, तो भाई विटामिन डी क्या कर रहा है, बोन और ज्वाइंट की हेल्थ को प्रमोट कर रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स दैट सपोर्ट द बोन डेंसिटी एंड ज्वाइंट फ्लेक्सिबिलिटी, तो उनका भी इस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे डायमेंशंस हैं, कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के, जिनके माध्यम से हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात, ये बात को हमने पीछे जैसे यहाँ पे देखा कि सोर्स के आधार पर, है ना, यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये सोर्स के आधार पे क्लासिफिकेशन है। ऐसे दूसरा क्लासिफिकेशन आ जाता है केमिकल नेचर के आधार पे, कि भाई ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये केमिकली किस नेचर के हैं। तो केमिकली एक नेचर हो सकता है कि फिनोलिक कंपाउंड है, जैसे कि फ्लेवेनॉइड हो गया, टेनिन्स हो गए, लिग्नेंस हो गए, ये सब के सब कहाँ से मिल रहे हैं, प्लांट से। ये सब के सब कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिल रहे होते हैं। जैसे देखने के लिए फ्लेवेनॉइड हो गया, है ना, पॉलीफिनाइल्स हो गया, फ्लेवेनॉइड, कैरोटीनॉइड, डाइट्रिफाइड, ये सब प्लांट से मिल रहे थे, और ये भी कहाँ से, प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इनका केमिकल नेचर क्या है, फिनोलिक इन नेचर है। दूसरा सल्फर कंपाउंड हो सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, ग्लूकोसाइनोलेट्स हो गया और एलाइल सल्फर कंपाउंड्स हो गए। ऐसे ही टर्पेनॉइड्स हो गए, दैट मीन्स की कैरोटेनॉइड्स और सैपोनिन्स। ऐसे ही अल्कलॉइड्स हो गए, जैसे कैफीन और थियोब्रोमाइन। तो ऐसे वापस से इस बात को समझना है कि हम दो आधार पे अभी देख चुके हैं, एक सोर्स के आधार पर कि वो कहाँ से न्यूट्रास्यूटिकल हमको मिल रहा है, दूसरा केमिकल नेचर के आधार पे कि क्या उसका केमिकल कंपाउंड है। इसमें फिनोलिक केमिकल कंपाउंड है, इसमें कहीं पे सल्फर जुड़ रहा होगा, इनमें टर्पेनॉइड्स होंगे, इनमें अल्कलॉइड्स होंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड जुड़ रहा होगा, उसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है उसमें एनिमल बेस्ड है, प्लांट बेस्ड है और माइक्रोबियल बेस्ड है। ये सोर्स के आधार पे पूरे एग्जांपल लिखे हुए हैं ना। सोर्स के आधार पे एग्जांपल में यदि आप प्लांट बेस में जाएंगे तो बीटा ग्लूकेन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है ना, गामा टोकोट्रेनॉल होता है, क्वेरसेटीन, सेल्यूलोज, ल्यूटेइन, गैलिक एसिड, पैक्टिन, ल्यूटिन, गैलिक एसिड और पैक्टिन, ठीक है। गैलिक एसिड मेरे ख्याल से और पैक्टिन रिपीट हो गया है तो हटा सकते हैं। तो ये कुछ क्या है, प्लांट बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। पीछे भी आपने कुछ एग्जांपल देखे थे, यहाँ पे एग्जांपल पढ़ गए अपने। ऐसे ही कुछ क्या होते हैं, एनिमल बेस्ड होते हैं, जैसे कि कॉन्जुगेटेड लेनोलोइक एसिड, ऐसे ही आपका इकोसेपेंटोनोइक एसिड, है ना, और डेकासा हेक्सानोइक एसिड, है ना। इसके अलावा स्फेग्नो लिपिड्स हो गए, कॉलिन्स हो गए, लेसिथिन्स हो गए, कैल्शियम। ऐसे कई सारे हैं जो आपको कुछ कुछ ध्यान में रखने हैं कि हमको कहाँ से मिल रहा है। ऐसे ही आपके कुछ माइक्रोबियल बेस्ड होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो गया, सैक्रोमाइसेस बोलरेडी हो गया, है ना, जो कि ईस्ट से के फॉर्म में है। ऐसे ही आपका बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम हो गया, ऐसे ही बिफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम हो गया और बिफिडोबैक्टीरियम इन्फेंटिस हो गया, ठीक है। तो बिफिडोबैक्टीरियम बिफिडम, लॉन्गम और इन्फेंटिस ये भी क्या है, सब माइक्रोबियल बेस्ड है। इसके अलावा आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो गया और स्टेफिलोकोकस सेलिवेरिस हो गया। तो ये पूरे के पूरे क्या है, एक लिस्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो मार्केट में उपलब्ध हैं। ये लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स है कि प्लांट सोर्स से आ रहा है, एनिमल सोर्स से आ रहा है, या माइक्रोबियल डेराइव्ड है, माइक्रोबियल सोर्स से आ रहा है, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखनी है। वापस से यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी। जैसे आपने पीछे देखा ना कि भाई यहाँ पे हमने पढ़ा कि क्यों आवश्यक है उनको क्लासिफाई करना।
तो आवश्यकता की पहली सूची में हमने देखा ताकि मेडिकल स्पेशलिस्ट उसको पहचान सके। मेडिकल स्पेशलिस्ट कैसे पहचान सकता है? इस तरीके से उसको पता होगा कि ये वाला न्यूट्रास्यूटिकल एंटी कैंसर है, ये वाला क्या है प्लड लिपिड प्रोफाइल को सुधारता है, ये वाला एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये वाला एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, और ये वाला क्या होता है ऑस्टियोजेनेटिक या बोन प्रोटेक्टिव होता है। ठीक है, तो हमको पहले से पता होगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट को पहले से पता होगा कि कौन सा न्यूट्रास्यूटिकल किस कैटेगरी में फॉल करता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका टारगेट एरिया क्या है, और अकॉर्डिंग टू दैट क्या करेगा वो पेशेंट को अपने प्रेस्क्राइब करेगा, रिकमेंड करेगा कि तुम ये वाला न्यूट्रास्यूटिकल ले लो। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस चंद नाम आपको ध्यान रहे आए तो ध्यान में रख लेना है। ठीक है, अब हम इनको डिटेल में देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूट्रास्यूटिकल बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। इस केमिकल नेचर के आधार पे सबसे पहले हमने एक देखना है आइसोप्रेनॉइड्स एवं टर्पेनॉइड्स, कि आइसोप्रेनॉइड और टर्पेनॉइड ये क्या होते हैं, तो ये सेकेंडरी प्लांट मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं प्लांट से मिलने वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जिनके एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो मोनोटर्पीन्स और सेस्क्विटर्पीन्स होते हैं। इन मोनोटर्पीन सेस्क्विटर्पीन में जैसे क्या हो गया लाइमोनिन हो गया, बोले लाइमोनिन तुमको कहाँ से मिलेगा, तो जितने भी सिट्रस फील्स होते हैं उनमें से मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे ही मेंथॉल हो गया जो कि कहाँ से मिलेगा पेपरमिंट से मिल जाएगा। वापस से ध्यान में रखना है, हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं केमिकल नेचर की, उसमें पहली कैटेगरी आई है आइसोप्रेनॉइड्स एंड टर्पेनॉइड्स, उसके अंदर हमने एग्जांपल देख रहे हैं। आइसोप्रेनॉइड्स और टर्पेनॉइड्स हैं क्या एग्जैक्टली, तो प्लांट बेस्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के पश्चात मिलेंगे आपको। और ये जो इसके एग्जाम्पल में आते हैं उनमें एक आता है मोनोटर्पीन्स, है ना। ऐसे ही क्या हो गया सेस्क्विटर्पीन्स, मोनोटर्पीन सेस्क्विटर्पीन के अंतर्गत आपने क्या देखा लाइमोनिन हो गया और मेंथॉल हो गया। बोले लाइमोनिन कहीं से मिल रहा होगा और मेंथॉल भी आपको कहीं से मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में। ऐसे ही एक आता है डाइटर्पिन्स, बोले कैस्ट्रॉल है ना, हो गया कैफेस्टॉल हो गया, जिसमें आपको कॉफी बीन्स आ जाते हैं। बोले कैफेस्टॉल कहाँ से मिलेगा, तो वो कॉफी बीन से मिलेगा, जो कि एक क्या होता है पोटेंशियल एंटी कैंसर एक्टिविटी क्या है प्रोवाइड करता है ना। ये क्या प्रोवाइड करेगा पोटेंशियल एंटी कैंसर एक्टिविटी को प्रोवाइड कर रहा होता है, तो ये भी इसके अंतर्गत क्या है शामिल होता है। ऐसे ही जो तीसरी कैटेगरी आती है उसमें आता है ट्राइटर्पिन्स। बोले ट्राइटर्पिन्स के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो लाइमोनॉइड्स हो गए, है ना। बोले लाइमोनॉइड्स में क्या आता है, तो लाइमोनिन हो गया, नोमिलिन हो गया, जो कि कहाँ मिलते हैं सिट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं ना। कहाँ मिलेंगे सिट्रस फ्रूट्स में मिलते हैं। तो आइसोप्रेनॉइड्स और टर्पेनॉइड्स के अंतर्गत कई चीजें थी, जिनमें सबसे पहला मोनोटर्पिन सेस्क्विटर्पिन, उसके अंदर एग्जांपल आपको ध्यान में रखने लाइमोनिन और मेंथॉल। दूसरा आपने देखा डाइटर्पिनो डर्पिन्स, इसमें आपने कावियोल देखा। बोले कावियोल कहाँ से मिलता है ये भी ध्यान में रख लो भाई, है ना। कावियोल कहाँ से मिलता है इसको ध्यान में रखना है। बोले कहाँ से मिलता है, कहवा से, है ना। कहाँ से मिलता है, कहवा होता है कॉफी के जैसा, है ना। कहवा कहाँ से मिलेगा, ये कहवा से मिलेगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही कैफेस्ट्रॉल हो गया, जो कि कहाँ से मिलता है कॉफी बीन से मिलता है, जिसमें किस प्रकार का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, तो एंटी कैंसर एक्टिविटी क्या है वो रखता है। ऐसे ही तीसरे आते हैं ट्राइटर्पीन्स, जो कि लाइमोनॉइड्स होते हैं और सिट्रस फ्रूट से ही मिल रहे होते हैं हमको। और चौथा आता है अदर न्यूट्रास्यूटिकल फैमिली, जिसमें कैरोटेनॉइड्स हो गया, टोकाफ्रॉल्स हो गया, टोकोट्रिनॉल ट्राइनॉल्स हो गया और सैपोनिन्स हो गए। ठीक है, तो ये भी क्या है इसी के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से। अब दूसरी कैटेगरी आती है फिनोलिक कंपाउंड्स। फिनोलिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फिनोल स्ट्रक्चर वाइडली फाउंड इन प्लांट्स, है ना। कि भाई ये जो फिनोल का स्ट्रक्चर रहता है उससे क्या होते हैं डिराइव होते हैं बेंजीन, है ना। तो वहां से डिराइव होते हैं, इनके कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि डिफेंस, लाइट एब्जॉर्प्शन, पॉलिनेशन, एलिलोपैथी, है ना। ये कई सारे उसके क्या है वो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंतर्गत बात करें तो फ्लेवेनॉइड्स हो गए, है ना, जिसमें लार्ज क्लास हो गई है, एक बड़ी क्लास है ये, है ना, जिसमें बहुत सारे कंपाउंड आएंगे। मोस्टली वो किस नेचर के होते हैं, तो ग्लाइकोसाइड्स नेचर के होते हैं। दैट मीन्स कि इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, चूंकि ग्लाइकोसाइड है तो सॉल्युबिलिटी इनकी हमेशा क्या रहेगी ज्यादा रहेगी, है ना। इसके अलावा दूसरे क्या होते हैं एंथ्रोसाइमिन्स होते हैं, कॉमरिन्स होते हैं, है ना, फिनाइल प्रोपोमाइड्स होते हैं, टेनिन्स होते हैं, लिग्निन्स होते हैं। तो ये सब फिनोलिक नेचर के होते हैं ना, ये सब फिनोलिक नेचर के होते हैं। इस बात को आपने वहां पर पीछे भी यहाँ पर देखा हुआ था, इस चीज को हमने यहाँ पर भी कवर किया हुआ था। ठीक है मेरे ख्याल से। तीसरी कैटेगरी आते हैं कार्बोहाइड्रेट बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स।
कार्बोहाइड्रेट बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स में सबसे पहला आता है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको आप क्या कहते हैं, विटामिन सी कहते हैं। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी रखता है, जो कि वाइडली यूज हो रहा है आज की तारीख में एज अ सप्लीमेंट, है ना। तो विटामिन सी हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, और उसकी एक्टिविटी क्या होती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शामिल है। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि यदि आप एस्कॉर्बिक एसिड का कमी हो जाता है आपके उसमें, है ना, तो आपको एक बीमारी हो सकती है, इसको आप स्कर्वी के नाम से जानते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है ओलिगोसैकेराइड्स, है ना। इसमें प्रीबायोटिक फंक्शन शामिल है। ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम चर्चा करेंगे तो पढ़ेंगे कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, डाइसैकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं। तो मल्टीपल मोनोसैकेराइड्स मिलाकर क्या बनाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स बना रहे होते हैं, ठीक है। फिर तो ये क्या होते हैं, प्रीबायोटिक फंक्शन रखते हैं। तीसरा आता है पॉलीसैकेराइड्स, है ना। ये मेजर स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं किसमें, प्लांट्स में। जैसे कि फाइबर्स के फॉर्म में क्या मिलेगा, सेलुलोज मिलेगा। बोले सेलुलोज क्या प्लांट में रोल प्ले कर रहा है, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो काय की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ऐसे ही हेमिसेलुलोज हो गया, पेक्टिन हो गया, लिनिन हो गया। और दूसरा होता है काइटिन्स, है ना। काइटिन्स कहाँ पे मिलता है, तो जो फंगल सेल वॉल होती है, जो फंगस होता है, फंगल, है ना। तो फंगल जो सेल वॉल होती है वो किस चीज की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। तो दीज आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ द इंसेक्ट्स एंड क्रस्टेशियंस यूज्ड इन द वेट लॉस सप्लीमेंट्स। तो काइटिन्स का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो वेट लॉस सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, सेल्स ऑफ दीज इंसेक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है, ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चौथा कैटेगरी आता है फैटी एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, है ना। फैटी एसिड और डेरिवेटिव के अंतर्गत सबसे पहला आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, है ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्लांट से मिलता है, फिश से मिलता है और मरीन एनिमल से मिलता है। और किस चीज में यूज होता है, ये हमने पीछे पढ़ लिया था कि ये हमारे हार्ट के ओवरऑल हेल्थ के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है इसी में कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया इन द रूमेन ऑफ ग्रेजिंग एनिमल्स, कि ये बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन किस में, ग्रेजिंग एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्या है, देखने को मिलता है। तो ये फैटी एसिड के अंतर्गत आपने दो देखे, ओमेगा 3 फैटी एसिड हो गया और कॉन्जुगेटेड लिनोलेइक एसिड CLA हो गए, है ना। पांचवा आता है कैटेगरी इसमें अमाइनो एसिड बेस्ड। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट का देखा, वैसे ही अमाइनो एसिड बेस्ड में क्या क्या आता है, तो इंटैक्ट प्रोटीन आ जाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सोया प्रोटीन हो गया। ऐसे ही दूसरे पॉलीपेप्टाइड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स हो गए, है ना। फॉर एग्जांपल आर्जिनिन एक अमाइनो एसिड है, ऑर्निथिन अमाइनो एसिड है, टाउरिन, एस्पार्टिक एसिड एक अमाइनो एसिड है ना। तो ये सब भी क्या है, यूज किए जाते हैं एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के तौर पर, ठीक है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अगला इसी में आता है प्रोबायोटिक्स, कि इसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट ऑफर हेल्थ बेनिफिट्स, लेकिन ये हेल्थ बेनिफिट प्राइमरली किसके लिए होता है, गट के लिए होता है ना। ये पहले किसके लिए होता है, गट के लिए होता है, मतलब कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के स्वास्थ्य के लिए होता है। अब क्राइटेरिया क्या होता है प्रोबायोटिक स्टेटस प्राप्त करने के किसी चीज को, कि पहला है कि सर्वाइव स्टमक एसिड। भाई स्टमक का जो पीएच मान होता है वो लगभग 2 के आसपास होता है, +- 1 कर लीजिए। अब उतने पे यदि सर्वाइव कर गया तो वो प्रोबायोटिक की कैटेगरी में आएगा, पहली बात तो स्टमक एसिड हो गया, बाइल हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो गए, उनसे सबसे बचा रह जाए, वो उसको ब्रेक डाउन ना करने पाए। मतलब तुमने प्रोबायोटिक खाया लेकिन वो स्टमक के एसिड में जाके सर्वाइव नहीं कर पाया, ब्रेक डाउन हो गया, है ना। बाइल ने उसको ब्रेक डाउन कर दिया, ढेर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उन्हें ब्रेक डाउन कर दिया। तो पहली ये हो गई शर्त कि सर्वाइव कर जाए। दूसरा, कॉलोनाइज ह्यूमन इंटेस्टाइन। अब आपने जितना क्या किया, प्रोबायोटिक लिया है, तो प्रोबायोटिक में एग्जैक्टली है क्या, लाइव ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया जाकर के वहां पे अपनी कॉलोनी बनाए, मल्टीपल कॉलोनीज बनाए, ठीक है। तो वो भी है। इसके अलावा सेफ फॉर कंजम्पशन, खाने के योग्य हो। और चौथा आ जाता है साइंटिफिकली प्रूवन इफिकेसी होनी चाहिए, कि भाई उससे कुछ लाभ मिलता है या नहीं मिलता है, ये वैज्ञानिक तौर पे प्रूव किया गया हो। मतलब आप ऐसा मानते हैं इसलिए ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस प्लैंट्रम और लैक्टोबैसिलस कैसेई, है ना। इसके अलावा बिफिडोबैक्टीरिया बिफिडम हो गया, बिफिडोबैक्टीरिया इन्फेंटिस हो गया। तो ऐसे ढेर सारे हैं जो कि आपने पीछे भी यहाँ पर क्या है देखे हुए थे। ये पूरी लिस्ट आपने जो माइक्रोबियल बेस्ड देखी हुई थी प्रोबायोटिक्स की, वो चीज यहाँ पर भी क्या है शामिल हो जाती है। ईस्ट कहाँ से हो गया, तो भाई सैक्रोमाइसिस बोलरेडी हो गया, है ना। तो वो भी इसमें क्या है काम करता है।
आखिरी कैटेगरी आती है इसमें मिनरल बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स। These are essential for metabolic functions and disease prevention just like others. For example, कैल्शियम हो गया, बोन हेल्थ के लिए आवश्यक है, कॉलन कैंसर के लिए आवश्यक है, कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स के लिए आवश्यक है। बोले कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स के लिए क्यों आवश्यक है भाई? क्योंकि कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं आपके कहाँ पर, हार्ट में, और वो जो कैल्शियम आयन चैनल्स हैं वो आपके हृदय के संकुचन में क्या करते हैं, मदद करते हैं, इसलिए आवश्यक है। ऐसे ही पोटेशियम चैनल्स भी होते हैं ना, जो कि आपके हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, हार्ट हेल्थ को, रिड्यूसेस हाइपरटेंशन, है ना। इसके अलावा ट्रेस एनिमल्स मिनरल्स है ना, जैसे ट्रेस मिनरल्स में क्या कॉपर हो गया, सेलेनियम, मैग्नीज, जिंक, ये एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। आखिरी में इसी में आ जाता है एंजाइमेटिक रोल, जैसे कॉपर, जिंक, मैग्नीज, है ना, इसमें सुपर ऑक्साइड डिस्मिटोज हो गया, अदर एंजाइम कंपोनेंट्स हो गए, सेलेनियम हो गया, है ना। ऐसे ढेर सारे मिनरल बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो अलग अलग उद्देश्यों से क्या है यूज किए जाते हैं, अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो प्रोवाइड करते हैं। अब आता है कि भारत सरकार इसके लिए क्या काम कर रही है, ठीक है। तो भारत सरकार देखो एक मिशन चला रही है, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना है, ये न्यूट्रास्यूटिकल्स के लिए नहीं चल रही है, ये सिर्फ दवाइयां बेचने के लिए चल रही, सस्ते दाम पे जेनेरिक दवाइयां बेचने के लिए। लेकिन भारत सरकार ने निर्णय लिया कि हम न्यूट्रास्यूटिकल्स भी बेचेंगे, किन के माध्यम से, इन दुकानों के माध्यम से, ठीक है। तो द प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना केन्स हैव एडेड न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स, है ना। तो ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते हैं। बस यहाँ पे शॉर्ट में ये देख लेना है कि ये जो स्कीम है 2008 में लॉन्च की गई थी जन औषधि मेडिकल स्टोर के नाम से। बाद में मोदी सरकार ने 2015 में इसका नाम बदल करके प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कर दिया, पीएम जय। आगे चल करके 2016 में इसका नाम फिर से बदल करके क्या किया गया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, पीएम बीजेपी, ताकि बीजेपी उसमें आ जाए, ठीक है। तो पीएम बीजेपी वर्तमान में जो इसका नाम है, उस योजना के माध्यम से आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, है ना। ये परियोजना डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा चलाई जा रही है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंदर काम करता है। ध्यान में रखना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मत लगाना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम नहीं करता फार्मास्यूटिकल, वो केमिकल के अंदर काम करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा सरकार ने कुछ और काम किए हैं। उन कामों में पहला है एक HSN कोड, है ना, कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, कि हमने क्या किया, न्यूट्रास्यूटिकल्स के नोमेनक्लेचर को सुधारने के लिए एक HSN कोड जारी किया। ये सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल के लिए नहीं है, ये पूरे के पूरे मेडिकल इंडस्ट्री के लिए है, लेकिन न्यूट्रास्यूटिकल भी तो उसी का हिस्सा है, ठीक है। एक दूसरा PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, की सरकार पैसा देती है इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देने के लिए। ऐसे ही फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री पैनल, ये पैनल बनाया गया है, किसके अंदर काम करता है पैनल, इसके अंदर, है ना, जिसका नाम है सेलेक एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो सेलेक एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक पैनल रन करती है, उस पैनल का नाम है न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री पैनल, ठीक है। ऐसा ही इसके अलावा क्या किया जा रहा है यहाँ पर, कंप्लायंस एंड एक्सपोर्ट सपोर्ट, कि भाई एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आदि आदि चीजों को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। अब आता है इसमें ग्लोबल मार्केट रिव्यू कितना है। तो एक मान के चल रहे हैं मोटा मोटा तौर पे कि इसका जो मार्केट है न्यूट्रास्यूटिकल्स का वर्तमान में 2025 में लगभग 400 बिलियन डॉलर के आसपास का है ना। और ये जो 400 बिलियन डॉलर के आसपास का जो मार्केट है, इसमें फूड्स शामिल हैं, फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक, ये तीनों हिस्से क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंतर्गत शामिल हैं, है ना। डिस्पाइट इंडियाज स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्पेशली आयुर्वेदा, इट्स ग्लोबल मार्केट शेयर रिमेन्स अंडर 2%। अब इस 400 मिलियन डॉलर में हमारा कितना हिस्सा है, मात्र 2% का, मात्र 2% का। और ये कहीं ना कहीं एक गलत ट्रैक है, हमको उस ट्रैक को सुधारना पड़ेगा ताकि हमारा कंट्रीब्यूशन इस चीज में बढ़ सके। और इस चीज में कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए एक भारत सरकार के द्वारा न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर टास्क फोर्स बनाई गई है। ये जो न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर टास्क फोर्स है, ये CSIR के द्वारा क्या है, रन किया जाता है। नवंबर 2021 में इसको बनाया गया था, है ना, ताकि क्या किया सके, न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट को रेगुलेट करके बेहतर तरीके से ग्रोथ पाई जा सके, ठीक है। ये जो न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, FSSAI, आयुष मिनिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। सबके विचार लिए जाते हैं ताकि न्यूट्रास्यूटिकल सेक्टर को एक कंप्लीट होलिस्टिक ग्रोथ प्रदान की जा सके, ठीक है।
तो ये पूरी की पूरी क्लास हमारी आज की थी न्यूट्रास्यूटिकल्स की। अगली क्लास में हम जंक फूड के बारे में और फंक्शनल फूड के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। अभी आज की ये क्लास यहाँ ख़त्म होगी। आप में से जो लोग यहाँ आखिरी तक पहुँचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप नोट्स और सभी क्लासेस प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।